डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स टू चूज करना है दो ऑप्शंस के बीच में। अब क्या क्या दो ऑप्शन है? ये अराइज होता है जब कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है किसी प्रॉपर्टी को जो कि उसकी नहीं है, जो उसकी नहीं मतलब उसको बिलोंग नहीं करती, उसको प्रॉपर्टी वो व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को किसी और थर्ड पर्सन को। एंड विद द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं यहाँ पे हमारे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा है कि वो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा है, उसी सेम ट्रांजेक्शन में ये बेनिफिट दे रहा है जो रियल ओनर है, रियल ओनर को बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। इन द सेम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टू द पर्सन हु डज नॉट ओन द प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है। इसी में जो रियल ओनर है उसको बेनिफिट भी दे रहा है। अब रियल ओनर के पास है राइट टू चूज़ वाला चीज़, वो मतलब इलेक्शन करेगा, इलेक्ट करेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है ये जो बेनिफिट थर्ड पर्सन ने मतलब किसी व्यक्ति ने दिया है जो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो अनऑथराइज ट्रांसफ़र है ना उसको कंफर्म कर रहा है कि हाँ मुझे मंजूर है, दे दो मेरी प्रॉपर्टी। अगर रिजेक्ट करता है तो जो भी बेनिफिट मिले हैं रियल ओनर को उसको रिटर्न करना पड़ेगा, गिव अप द बेनिफिट ऑफर्ड टू हिम। ये चीज़ हुई। एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं हम इसके। एसेंशियल एलिमेंट में ये है कि पहले ट्रांसफ़र जो होगा वो नॉन ओनर के द्वारा होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया गया वो ऐसे व्यक्ति के पास से होना चाहिए जो कि रियल ओनर नहीं है। A person transfer the property that legally does not belong as essential a transfer। a person transferer जो है, जो भी ट्रांसफरर है वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी जो कि उसकी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू हिम, और ये बिलोंग करती लीगली किसी और को, तो वो वही ट्रांसफ़र में ही डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन अप्लाई होगा। ट्रांसफ़र जो होना चाहिए वो अनऑथराइज होना चाहिए क्योंकि ट्रांसफरर है उसके पास कोई राइट टाइटल नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है। फिर बेनिफिट जो है वो ट्रू ओनर को देना चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांसफ़र कर रहा है उसी सेम ट्रांजैक्शन में रियल ओनर को भी ट्रांसफ़र करेगी, मतलब रियल ओनर को भी बेनिफिट ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफरर ऑफर्स द बेनिफिट, गिफ्ट, मनी या प्रॉपर्टी। वो किसको दे रहा है? रियल ओनर को दे रहा है प्रॉपर्टी के। ये करना ये कंपनसेशन रहता है, ये इंसेंटिव रहता है अनऑथराइज ट्रांसफ़र का। ठीक है, ये रियल ओनर को मिलता है। उसी सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना, एक ट्रांजैक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे, दूसरे ट्रांजैक्शन में बेनिफिट दे रहे हैं। ट्रांसफ़र टू समवन एंड कन्फर्मिटी और बेनिफिट टू द रियल ओनर, ये सब एक ही लीगल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, एक ही बार में होना चाहिए, अलग अलग बार में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो चॉइस है, जो इलेक्शन है वो रियल ओनर करेगा। क्या क्या इलेक्शन का चॉइस है? रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो वो जो भी है बेनिफिट उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, जो एक्सेप्ट करेगा तो बस ये जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र हुआ उसको कंफर्म कर देगा। कंसिक्वेंस ऑफ इलेक्शन, इफ़ द रियल ओनर रिजेक्ट्स द अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र, रियल ओनर जो है वो ऑथराइज ट्रांसफ़र को अगर रिजेक्ट करता है, दे मस्ट रिलिंक्विश द बेनिफिट रिसीव। अगर क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं यहाँ पे इलेक्शन के, रियल ओनर अगर रिजेक्ट करता है किसी अनऑथराइज ट्रांसफ़र को तो उसको रिलिंक्विश करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा रिसीव बेनिफिट को, और बेनिफिट देन रिवर्ट बैक टू ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के पास वापस आ जाएगी। ठीक है, एक उसको हम लोग एक उसकी फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे ए है वो ट्रांसफरर है, अनऑथराइज नॉन ओनर है ये। ठीक है, उसने यहाँ सेंटर में कर लेते हैं, ये नॉन ओनर है, यहाँ पे बी रियल ओनर है, रियल ओनर है, और यहाँ पे सी वो है क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन जिसको ट्रांसफ़र किया गया, ये ट्रांसफरर है। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को जो उसकी नहीं है, और ये इसको बेनिफिट दे रहा होगा, कुछ पैसे दे रहे होंगे, मनी दे रहा होगा, और इसी सेम ट्रांजैक्शन में ये क्या कर रहा है, इसको भी बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर ये बोलता है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, रिजेक्ट कर देता है, जो पैसा होगा वो वापस ट्रांसफरर के पास में आ जाएगा, क्योंकि
बीच में दलाली तो वही कर रहा है, मीडिएशन वही कर रहा है, तो बेनिफिट जो होगा वो रिवर्ट बैक हो जाएगा ट्रांसफरर को। अब वो वापस चाहे तो जिसको प्रॉपर्टी दिया है, जिससे पैसा लिया उसको वापस करे, जो करे, ये ट्रांसफर का पैसा हो जाएगा। फिर नॉलेज एंड इंटेंशन ऑफ इलेक्शन। नॉलेज एंड इंटेंशन ऑफ इलेक्शन मीन्स किस चीज़ के लिए हम मतलब इलेक्शन जो कर सकते हैं, सॉरी, इलेक्शन करने की नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे इलेक्ट करना है। जो रियल ओनर है उसको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ करना है। रियल ओनर अवेयर ऑफ देयर राइट, उसको राइट पता होना चाहिए कि मुझे ज़रूरत है इलेक्शन करने की। क्लियर इंटेंशन होना चाहिए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ द ओनर एक्सेप्ट अपॉन द बेनिफिट नोइंगली, अगर ओनर एक्सेप्ट करता है बेनिफिट जानबूझ के, इट मे बी सीन एज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, उसको हम लोग इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की तरह बोल सकते हैं। अगर ओनर एक्ट करता है, if they acts upon the benefit knowing, it may be seen as implied acceptance। मतलब देखिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर ओनर एक्सेप्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है बेनिफिट को, मतलब कोई प्रॉपर पैसे मिल गए उसको, पैसे को इस्तेमाल कर रहा है नोइंगली, जानबूझ करके, तो उसको हम लोग एक्सेप्टेंस ही मानेंगे। अब रूल्स क्या क्या है डॉक्ट्राइन के, कि ये ऑब्लिगेशन है एक्सेप्ट करने की। रियल ओनर नहीं बोल सकता कि थई जा, बताता ही नहीं हूँ तेरे को मैं कुछ भी, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। फिर बिलीफ ऑफ द ओनरशिप इज़ इररिलेवेंट, ठीक है। इसमें यहाँ पे ट्रांसफरर जो है वो अगर खुद को भी लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल ओनर को तब भी इलेक्शन करना ही पड़ेगा। इसके बाद इनडायरेक्ट बेनिफिट, द पर्सन डज नॉट टेक द बेनिफिट डायरेक्टली। अगर पर्सन डायरेक्टली बेनिफिट नहीं लेता, इनडायरेक्टली बेनिफिट लेता है थ्रू रिलेटिव या किसी और चीज़ से, तब भी उसको अच्छा, तब उसको इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उसने पैसे खा लिए ना, उसको पैसे मिले, उसने पैसे खा लिए, तो वो उस सिचुएशन में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। हम लोग ये मान लेंगे कि उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया। इनडायरेक्ट बेनिफिट भी अगर रिसीव कर लिया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट बेनिफिट अगर उसने लिया है किसी रिलेटिव के थ्रू, तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब तब तक माना जाएगा कि एक्सेप्ट कर लिया है उसने, इलेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कल को वो डिसेंड करता है कि नहीं मैं नहीं लूँगा करके, इनडायरेक्ट बेनिफिट उसने ले लिया, लेकिन बोलता है कि ना मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं मानता इसको, तो वो उस केस में वो इनडायरेक्ट बेनिफिट को रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है रूल में इसके डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के। फिर इफ़ द पर्सन रिसीव्स अ बेनिफिट अंडर ट्रांजैक्शन वन रोल या कैपेसिटी में, जैसे ट्रस्टी की कैपेसिटी में, और वो अनदर मतलब इंडिविजुअल, दो कैपेसिटी होती है ना, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है और ये कोई और मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी होती है। तो अगर डुअल कैपेसिटी में एक्सेप्ट भी कर सकते, रिजेक्ट भी कर सकते, दे कैन एक्सेप्ट इन वन कैपेसिटी एंड रिजेक्ट इन अनदर कैपेसिटी, ये भी किया जा सकता है डुअल कैपेसिटी में। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इसके, तो रियल ओनर इज़ नॉट बाउंड टू कन्फर एनी अदर बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। बाउंड टू कन्फर वही है कि अगर कुछ और बेनिफिट उसने लिया है, जैसे कुछ और बेनिफिट लिया है, जैसे इनडायरेक्ट बेनिफिट लिया, तो उसको वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 years ऑफ एन्जॉयमेंट, ओनर के पास में बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए 2 साल हैं, मतलब 2 साल तक वो कुछ ना बोले तब भी चलेगा, विदाउट रिजेक्टिंग दी ट्रांसफरर। इट इज़ प्रिज्यूम दैट अगर 2 साल तक बेनिफिट एंजॉय कर लिया तो 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर एंजॉय कर लिया कोई भी उसको बेनिफिट को, तो ये ट्रांसफ़र को अप्रूव कर लिया जाएगा, फिर यहाँ पे इलेक्शन वाली चीज़ नहीं आएगी। इसके बाद इम्पॉसिबल फॉर रियल ओनर टू गो बैक टू द प्रीवियस पोजीशन। अगर ओनर के एक्शंस की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकती है, तो फिर ये एज्यूम किया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है, या फिर मतलब अपने राइट को छोड़ दिया गया है। अगर रियल ओनर ने ऐसे कर दिया प्रॉपर्टी को
कि वो प्रीवियस पोजीशन में नहीं जा सकती है, तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर उसको ख़त्म कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है। कि सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, इफ द रियल ओनर अनेबल टू डिसाइड ड्यू टू द रीज़न ऑफ माइनॉरिटी या फिर मेंटल अनफिटनेस, द डिसीजन इज डिलेड अंटिल द डिसेबिलिटी एंड्स। अगर कोई व्यक्ति माइनर या मेंटली अनफिट है, उस केस में वो कंप्लीटली अनऑथराइज, मतलब लीगल अथॉरिटी नहीं रहेगी, और उसकी लीगल अथॉरिटी नहीं रहेगी, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। वो डिसीजन को डिले कर सकते जब तक डिसेबिलिटी ख़त्म ना हो जाए।